मैंने ये बात तो आप लोगों को बताई कि टोनी के गिलास में ड्रिंक आधा खाली था, लेकिन ये नहीं बताया कि टोनी के गिलास का ड्रिंक बदल दिया गया था। बदल दिया गया था? What? You mean उन्होंने वो ड्रिंक पिया नहीं जो मैं वहां रख के आया था? बिल्कुल, टोनी ने वो ड्रिंक नहीं पिया जो एंडी ने बनाकर तुम्हें दिया था और तुम टोनी के साइड टेबल के पास रख के आए थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं। एंडी ने टोनी के लिए बनाया था बकार्डी ऑन रॉक्स, राइट? एब्सोल्युटली। इस वक्त उस गिलास में बकार्डी नहीं बल्कि विस्की। क्या? मैं किसी भी शराब को सूंघकर बता सकता हूं कि कौन सी शराब और कौन सा ब्रांड है। तो मतलब किसी ने बकार्डी का ग्लास खाली कर दिया? बकार्डी ऑन रॉक्स का मतलब कि ढेर सारे आइस क्यूब्स के ऊपर थोड़ी बकार्डी। ऑलिवर के वहां जाने से लेकर और फिर होमी के वहां जाने के बीच मुश्किल से 5-7 मिनट का समय गया हो, और इतनी देर में इतने सारे आइस क्यूब्स तो पिघल नहीं सकते। वो पड़े थे टोनी के बाथरूम के वॉश बेसिन में। यानी कि मेरे उस रूम से बाहर आने के बाद किसी ने वो बकार्डी वॉश बेसिन में खाली करके उसमें जहर वाली शराब मिला के वहां रख दी। लेकिन ओलिवर के जाने के बाद तो होमी और जूली गए थे अंदर। गए थे तो क्या? टोनी अंकल से मिलने गए थे, उन्हें जहर वाला विस्की पिलाने नहीं। What is all this? हम लोग 1 मिनट के वास्ते अंकल से मिलने गए थे क्योंकि लिली ने बोला था डिनर लगने को अभी भी 5 मिनट है। तो व्हाट इज दिस? आप लोग खुद ही कंक्लूजन्स निकाल रहे हो। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा कि ओलिवर के बाद आप लोग कमरे में गए थे। तो फिर इतनी जल्दी में तो काम हो भी नहीं सकता, और किसी बाहर वाले के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इन्हें कहां उस कमरे में विस्की की बोतल मिलेगी? और फिर जाते ही तो शोर मचा दिया इन लोगों ने, सभी तो वहां पहुंच गए थे। तो दूसरी बात, भाई इनका रिलेशन क्या है टोनी से? यही ना कि एंडी के दोस्त है, इससे इनका क्या फायदा होने वाला है? आई ऑलमोस्ट रूल देम आउट। तो फिर शराब बदली किसने? ये बदली है तुमने। तुम बकार्डी का ग्लास अंदर लेके गए, उसे वॉश बेसिन में खाली किया, अलमारी से विस्की निकाली, ग्लास में डाला, जहर मिलाया और अंकल को पिला दिया। एंडी बकवास मत करो। He was my dad. This is impossible. ऑलिवर, फिर और क्या एक्सप्लेनेशन है इस बात का? हाँ ओलिवर, ये मैटर करीब नैरो डाउन हो चुका है। तुम्हारे अलावा कोई भी इस पोजीशन में नहीं था ये उस ग्लास को चेंज कर सके। और हमें उस ग्लास से फिंगरप्रिंट मैच करने चाहिए। हाँ, पर फिंगरप्रिंट तो मेरे ही होंगे ना, क्योंकि वो ग्लास मैं वहां रख के आया था। लेकिन अगर और किसी ने ग्लास चेंज किया होगा तो उसके फिंगरप्रिंट तो मिलेंगे ना। हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूसरा कोई जब ये काम करेगा तो वो जानता होगा कि वो कर क्या रहा है, और ये काम बड़ी सफाई से करेगा। लेकिन ये काम करेगा कौन जब ऑलिवर के बाद वहां कोई गया ही नहीं? ठीक कहते हो, ऑलिवर के बाद वहां कोई गया ही नहीं। हाँ, कोई गया ही नहीं, लेकिन कोई गई थी, मैडम लिली। मैं कब गई? तुम्हारे उस डॉक्टर वाले ड्रामे के दौरान जब तुम अंदर गई थी, तुम सीधे टोनी के कमरे में गई। हे मिस्टर, नाउ दिस इज टू मच। क्या बेसिस है इस तरह का इल्जाम लगाने का? बेसिस है, तो बेसिस ये है कि जब लिली अंदर गई तो उसने एक एप्रन बांध रखा था अपनी कमर में, लेकिन जब वो बाहर आई तो वो एप्रन नहीं था। तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि लिली ने कमरे में जाकर एप्रन खोला, टोनी के गिलास के बकार्डी को वॉश बेसिन में खाली किया, और पहले से रखे जहर वाली शराब के गिलास से उसमें गिलास में शराब उड़ेल दी। एक गलती कर दी लिली, एक गलती।
वो एप्रन टोनी के बाथरूम में रखे लॉन्ड्री बैग में डंप कैसे चले? सर इसका मतलब है कि टोनी अंकल की मौत हमारे वहां जाने से जस्ट पहले वो जहर वाला विस्की पीने की वजह से हुई है। यू आर हाफ राइट, आप राइट। बट टोनी की मौत जहर वाली विस्की पीने से हुई, ये सही है, लेकिन तुम्हारे वहां जाने से जस्ट पहले ये नहीं। अरे एक तरफ आप कहते ड्रिंक चेंज किया, दूसरी तरफ आप बोलते अभी नहीं हुआ। यू आर नॉट क्लियर इन योर माइंड मिस्टर चंद्रशेखर। आई एम क्लियर इन माई माइंड। अगर टोनी की मौत उस गिलास से जहर वाली शराब पीने से हुई होती तो फिर गिलास टेबल पर उसी जगह वापस रखा हुआ नहीं मिलता। कोई भी जहर किसी भी व्यक्ति को इतना टाइम नहीं देता कि वो फिर से उस गिलास को उसी जगह रख सके। और दूसरी बात, टोनी जिस तरह से कंबल ओढ़ के सोया है उससे लगता ही नहीं कि उसने वो ड्रिंक उठाने की कोशिश भी की होती। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई खतरनाक जहर चला जाता है तो बहुत छटपटाहट होती है, उसका शरीर तिलमिलाने लगता है। लेकिन मुझे इस अवस्था में वो तड़पन वो छटपटाहट नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब लिली का टोनी की मौत से जो कोई कनेक्शन नहीं। कनेक्शन है। और कनेक्शन ये है कि लिली का ये सारा एक्ट एक कवर अप के लिए, किसी को बचाने के लिए और किसी को फंसाने के लिए। दरअसल टोनी की मौत 2 घंटे पहले हो चुकी है। क्या? इस पार्टी के शुरू होने से पहले। सो लेकिन इस बीच तो मिस्टर सोनी टोनी अंकल से मिल के आए थे और डॉक्टर साहब ने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया था। Yes. ये दोनों झूठ बोल रहे थे। माइंड योर लैंग्वेज दिस मिस्टर इज आउटरेजियस। सर थोड़ी देर पहले ही तो आप ही ने कहा था कि हर मर्डर के पीछे किसी ना किसी का फायदा होता है। इसमें इन दोनों का क्या फायदा? इस बात का उत्तर तो मुझे भी चाहिए। मिस्टर सोनी, आप जरा बताएंगे कि टोनी की वसीयत में क्या कुछ लिखा? देखिए, एथिक्स के हिसाब से तो मुझे नहीं बताना चाहिए, पर लगता है इस समय बताना जरूरी हो गया। टोनी के पास 2 प्रॉपर्टी थी। एक तो जो मुंबई वाला मकान जो पूरी तरह उनका है, और दूसरा एक प्रॉपर्टी उनकी गोवा में थी जो उनके स्वर्गीय भाई और एंडी के स्वर्गीय पिता डेविड की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। ये दोनों प्रॉपर्टी उन्होंने लिली और एंडी के नाम कर दी। क्या वैल्यू होगी प्रॉपर्टीज की? यही कोई मुंबई वाले मकान की अंदाजा 20 करोड़ रुपए और गोवा वाले मकान की अंदाजा 5 करोड़ रुपए। और इसके अलावा उनके पास 2 करोड़ के शेयर और 50 लाख रुपए कैश था। 2 करोड़ के शेयर उन्होंने लिली के नाम कर दिए और 50 लाख में से 25 लाख रुपए एंडी को और 15 लाख रुपए ओलिवर के नाम कर दिए और बाकी 10 लाख का उन्होंने प्रोविजंस कर दिए। 10 लाख का प्रोविजंस कर दिए। प्रोविजंस कर। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसमें गड़बड़ क्या है? अंकल का हम दोनों के अलावा था ही कौन? उन्होंने ओलिवर को 15 लाख रुपए दे दिए क्योंकि वो उनकी नाजायज औलाद है। कानूनन कोई हक नहीं बनता उसका। You know what is your problem, Andy?
तुम्हें बैठे बिठाए करोड़ों की जायदाद मिल गई, इस बात की तुम्हें खुशी नहीं है, लेकिन उसको 15 लाख रुपए मिल गए, उसके लिए तुम तिलमिला रहे हो। मैं बताता हूं पूरी कहानी अब। लेकिन आधा सच ये नहीं बताया कि टोनी को 6 बजे खून की उल्टी हुई थी, और वो खून की उल्टी हुई थी पोटेशियम साइनाइड नाम के खतरनाक जहर के पिलाए जाने से। टोनी के खून से लथपथ वो कपड़े, जो खून मिली उल्टी से मिले हुए कपड़े अब भी पड़े उस लॉन्ड्री बैग। खून गहरा होकर जम गया है और टोनी की गोरी चमड़ी सफेद से पिंक हो चुकी। प्लानिंग बहुत शानदार थी। पहली कोशिश तो ये थी कि डॉक्टर ब्राउन के डेथ सर्टिफिकेट के साथ टोनी की ये मौत एक नेचुरल डेथ के रूप में मान ली जाए, और संभावना भी इसी की ज़्यादा थी। इसलिए एंडी और लिली ने अपने स्विट्जरलैंड जाने के टिकटें भी मंगवा ली थी, और समझदार विटनेस के रूप में वहाँ मौजूद थे एडवोकेट सोनी, डॉक्टर ब्राउन, होमी और उसके पत्नी जूली। ऑलिवर को बुला लेने से कोई चैलेंज करने वाला नहीं बचा, और बैकअप प्लान ये था कि किसी वजह से अगर टोनी की मर्डर की बात जाहिर हो जाए तो जो टोनी के पास ड्रिंक भेजा जाना था वो ऑलिवर के हाथ से भेजा जाए, ताकि किसी को कोई शक हो तो ऑलिवर पर। पार्टी शुरू होने के बाद टोनी के कमरे में सबसे पहले गए मिस्टर सोनी। सोनी साहब ने बाहर पार्टी में आकर सबको बता दिया कि टोनी बहुत बीमार फील कर रहे हैं, यानी कि जिंदा है। सोनी के बाद कमरे के अंदर गई लिली।
लिली ने बाहर आकर मुझे बताया कि टोनी खराटे लेके सो रहा है। और लिली के बाद कमरे के अंदर गए डॉक्टर ब्राउन। डॉक्टर ब्राउन ने पार्टी में आकर सबको टोनी की मेडिकल रिपोर्ट बताई। उन्होंने बताया कि टोनी का ब्लड प्रेशर 140/100 है। हाँ, ये अलग बात है कि उसी ब्लड प्रेशर को थोड़ी देर बाद दोबारा जब बताने का अवसर आया तो उन्होंने कहा 140/90। मनगढ़ंत संख्याएं याद नहीं रहती। और एक बात और, डॉक्टर ने ये बताया टोनी चाहते हैं कि उनके साइड टेबल पर उनके लिए एक ड्रिंक बना के रख दिया जाए ताकि वो जब भी चाहें पी सकें। बस ये बात सुनकर एंडी ने उनका मनपसंद ड्रिंक बनाया ही नहीं बल्कि उसकी घोषणा की, बकार्डी ऑन रॉक्स। और उसे अंदर भेजने के लिए भी चुनाव एंडी को ही करना था। ऑब्वियसली ओलिवर का चुनाव किया गया। ओलिवर खुश था, इस बहाने उसे अपने डैड से मिलने का मौका जो मिला। ऑलिवर चूंकि इस प्लान का हिस्सा नहीं था, उसने जो देखा वो जाकर बाहर पार्टी में बता दिया। उसने कहा कि उसे लग रहा है टोनी जैसे बेहोशी की हालत में। डॉक्टर ब्राउन ने बहुत स्मार्टली उस बात को कवर किया, ये कहकर कि उन्होंने कोई डोज दी थी क्योंकि टोनी रेस्टलेस फील कर रहे थे। ऑलिवर के बाद फिर एक बार अंदर गई लिली। लिली ने अपनी कमर में बंधा हुआ एप्रन खोला, उससे सावधानी से बकार्डी का गिलास पकड़ा, उसे खाली किया। और वहीं बेड के नीचे रखे एक दूसरे गिलास में जो जहर वाली विस्की थी, उसे उस गिलास में उड़ेल दिया। ये सब करके लिली बाहर ऐसे आ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि वो अपने हाथ में नैपकिन्स का बंडल लेकर आई, ये बताने के लिए कि वो अपने रूम में गई थी, वहां से बंडल लाई है क्योंकि डिनर रेडी। सारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, कहानी बहुत अच्छी लिखी गई थी, बहुत अच्छी खेली भी गई थी। इनका दुर्भाग्य था कि मैं यहां पहुंची। मैं यहां आया था मन में बहुत सारी शंकाओं के साथ। आज सुबह दिल्ली में मैं अपने घर से दफ्तर गया तो दफ्तर पहुंच करके देखा तो मेरे सेल फोन पर एक SMS।
एसएमएस टोनी का था। उसने इस मैसेज में क्या लिखा आपको सुना दें। प्रिय चंद्र, मुझे लगता है कि मैं किसी बहुत बड़ी मुश्किल में। मैंने कुछ ही दिनों पहले अपनी एक वसीयत बनाई। उस वसीयत में अपनी गोवा वाली प्रॉपर्टी मैंने अपने भतीजे एंडी और उसकी बीवी लिली के नाम कर। मेरी बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी मैंने अपने बेटे ओलिवर के नाम कर। मैंने तुम्हें बताया था ना ओलिवर के बारे में। 2 करोड़ के शेयर थे, वो भी मैंने ओलिवर को दी। 50 लाख कैश था, मैंने 25 लाख ओलिवर को दी। 15 लाख मैंने लिली को दी और बचे हुए 10 लाख रुपए मेरे पुराने डॉक्टर और वकील दोनों को 5-5 लाख। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एंडी को इस सारी बात का पता चल चुका है और अब वो मेरी वसीयत से छेड़खानी कर रहा है। उसका व्यवहार भी मेरे प्रति बदल चुका है। मेरा वश चले तो मैं मेरी वसीयत में एंडी, लिली और मेरी वसीयत के दोनों राजदारों को 1 पैसा भी न दूं। मेरी सारी दौलत मैं ओलिवर को दे दूं, अपने बेटे ओलिवर को। बहुत चिंतित हूं। कुछ कर सको तो करना। तुम्हारा टोनी। मैं इस मैसेज को पढ़कर बहुत चिंतित हो गया। मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। इंटेलिजेंस का आदमी होने के कारण मेरा दिमाग ओवर टाइम काम करने लगा। आगे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जैसे तैसे अपना दफ्तर का काम समेटा और निकल गया एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट जाकर मुंबई जाने वाली फ्लाइट की टिकट ली। प्लेन में बैठकर मैंने टोनी को फोन लगाया। टोनी ने फोन उठाया, बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, चंद्र, हो सके तो एयरपोर्ट से सीधा मेरे घर चले आओ। प्लेन जब मुंबई लैंड किया, मैंने फिर टोनी का फोन लगाया। इस बार टोनी फोन नहीं उठा रहा था। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर वही बात। 3-4 बार फोन लगाने के बाद भी टोनी ने मेरा फोन नहीं उठाया तो मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी और मैं वहां से सीधा निकल पड़ा टोनी के घर की तरफ। सोचा था घर पहुंच के टोनी से बहुत सारी बातें करूं, लेकिन जब यहां पहुंचा तो यहां मिली ये पार्टी मुझे। मेरी बात टोनी से करीब 5 बजे हुई थी जब मैं दिल्ली में प्लेन में बैठा और फिर अंदाज 7:30 बजे के बाद मैंने बॉम्बे लैंडिंग के बाद जब फोन लगाया तो टोनी मेरा फोन नहीं उठा। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी बीच में टोनी की डेथ हुई। डेथ कैसे हुई, एग्जैक्ट कितने बजे हुई, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बताएगी। अगर मैं यहीं आपका काम तमाम कर दूं तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मैं मेरे पास हर वक्त ये रखता हूं लोडेड। और फिर किस किस को मारोगे? अपने दोस्त भूमि और उसकी बीवी जूली को, या अपने इस अनचाहे भाई ओलिवर को? इन्हें तुमने आज की पार्टी में बतौर विटनेस बुलाया था ना, अब ये विटनेस का ही काम करेंगे। तो मैं नहीं जानता कि तुमने इन शरीफ जादों को कितने में खरीदा, लेकिन याद रखना, कातिल का कोई दोस्त नहीं होता।
और एक बात और सुनो, पुलिस के आगे अपना बयान बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारी सारी बातें इस टेप रिकॉर्डर में पूरी तरह से रिकॉर्डेड है। अंकल, आप ये गन मुझे दे दीजिए, मैं इन चारों को मार डालूंगा। नहीं ओलिवर, इन चारों का फैसला अदालत करेगी। तुमने बहुत कष्ट की जिंदगी बिताई है, अब से ठाट की जिंदगी बिताओ, क्योंकि टोनी की पूरी दौलत के मालिक तुम हो। टोनी की वसीयत वो है जो इस वक्त उसके एसएमएस के रूप में मेरे फोन के अंदर मौजूद है। शायद पुलिस जूली प्लीज ओपन द डोर। टोनी एंडी ठीक तो है ना? मित्रों, मुझे उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप तो घर के लोग हैं, हम में से कोई भी प्रोफेशनली कोई कलाकार नहीं है। शौकिया लिख लेते हैं तो कहानी तैयार हो जाती है, और शौकिया उसमें एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं तो ड्रामा तैयार हो जाता है। लेकिन ड्रामा यूं ही तैयार नहीं होता, किसी ड्रामे के पीछे बहुत मेहनत होती है। मैं आगे की बात करने के पहले हमारे डायरेक्टर साहब सोनू पाहुजा जी को साथ में बुलाना चाहता हूं। इस ड्रामे को हमने कॉन्सेप्चुअलाइज कर लिया था, लिखा हुआ बहुत पहले से था मेरा, रखा हुआ था, हमने यूज़ नहीं किया था। लेकिन इसको हमने, मीटिंग्स हमारी शुरू हुई नवंबर के लास्ट वीक में, और फिर हमने डिसाइड किया कि वी वांट टू डू दिस। तो नवंबर के लास्ट वीक के 2-3 दिनों के अंदर में हमारी प्रैक्टिस शुरू हुई। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए कि पूरा दिसंबर, पूरी जनवरी, 2-3 दिन उधर, 3-4 दिन इधर, 2.25 महीने की का मेहनत का रिजल्ट। ऑलमोस्ट एवरी डे हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे। किसी की असुविधा होती है उस दिन वो नहीं आता, उस दिन कोई उसकी जगह दूसरा, ज़्यादातर सोनू जी उसकी जगह बैकअप करते ताकि पूरी कहानी चलती रहे। कई बार 2-3 लोग भी एब्सेंट होते थे, लेकिन फिर भी जब भी हम कोई ये पिकअप करते हैं जीवंत में कोई प्ले करने के लिए, तो जो उसमें जुड़ना चाहते हैं उनसे हमारी एक ही शर्त होती है, भले ही आपको कुछ नहीं आता, भले ही आपने जीवन में इस तरह का कुछ किया नहीं, लेकिन एक कमिटमेंट चाहिए कि आप ये 2 महीने की मेहनत करने को तैयार हो। अगर कोई कमिटमेंट देता है तो वो अंदर, वरना नो चांस। मित्रों, आज के कलाकारों का परिचय तो आप सब जानते हैं, मैं बता दूं आपको, ये राजीव अग्रवाल, रुचि गुप्ता, कुसुम बंसल, हरीश बंसल, मधुरेश जिंदल, और 2 हमारे नए कलाकार जो इस बार जुड़े पहली बार, बहन भाई आयुष और अदिति अग्रवाल। ये दोनों हमारे क्लब के ट्रेजरर साहब के बेटे बेटी हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छा काम भी किया।
और अश्विनी आर्या जो देखने में जन्मजात कलाकार लगते हैं, और सबसे ज़्यादा तकलीफ पाई इस ड्रामे में पोद्दार जी ने। टोनी के रूप में इनका रोल सिर्फ तड़पने का था, एक भी डायलॉग नहीं था, कुछ बोलने तक का भी इन्हें मौका नहीं दिया गया। और इस सारे संयोजन को जचाया गया जिस तरीके से, उसका पूरा श्रेय जाता है सोनू पाहुजा जी को। आप मानेंगे नहीं, जितने मूवमेंट्स यहाँ हो रहे थे, मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, कोई वहाँ से वहाँ जा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कुछ एक एक मूवमेंट डिज़ाइंड है, प्लान्ड है। कोई भी ऐसा नहीं है कि अपने मन से टाइम पर कुछ भी कर लो, सारे मूवमेंट फ्रोजन है और उसकी रोज़ प्रैक्टिस होती है, उसमें कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब ऑडियंस के सामने सब लोग खड़े होते हैं तो वहाँ पर थोड़ी हल्की फुल्की गलती भी नहीं चल सकती। तो मित्रों, बताने को बहुत कुछ है, फुर्सत में हम बातें करेंगे। मैं इनवाइट करता हूँ मेरे क्लब के एडमिनिस्ट्रेशन को, जिनके सपोर्ट से ये आज का कार्यक्रम हुआ। हमारे प्रेसिडेंट साहब लायन सुरेश अग्रवाल, हाँ, और क्लब के सेक्रेटरी श्रावण जी, और मैं लायन अनिल गुप्ता को भी रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ आने के लिए, जो हमारे लिए एक अंडर राइटर का काम करते हैं। क्योंकि एक प्ले की कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, कॉस्ट प्लस हमारे फूड वगैरह सब कुछ, तो हमें एक अंडर राइटर चाहिए होता है। क्लब अपना बजट फिक्स कर लेता है, हम इतना खर्च करेंगे, बाकी का अनिल गुप्ता अकाउंट। और एक व्यक्ति और जिनका कोई अंडरटेकिंग नहीं होती, लेकिन वो नहीं हो तो शायद ये प्ले भी नहीं हो। इतने बड़े स्टेज जितनी बड़ी जगह में चाहिए होती है 2 महीने के लिए, और वो जगह में कौन देता है? हमेशा हमारे हर प्ले के लिए जय कुमार जी, जय कुमार गुप्ता, सुमन भाभी, सुमन गुप्ता, और खाली जगह नहीं देते। अगर आप किसी के घर पे चले जाओ तो बिना कहे नेचुरल उनकी ड्यूटी होती है, वो मेहमान नवाजी भी हमारी करें। इस पूरे 2 महीने हमें बिना मिस किए हुए रोजाना चाय नाश्ता बहुत कुछ मिला। हमने 2 बर्थडे मना लिए इस बीच में। इस प्ले को उठाने में और भी कलाकार होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। संगीत, हमारे रविंद्र कांबले जी वहाँ बैठे हैं, जो एक एक, प्लीज़ आ जाइए आप, एक एक सीन के साथ में उन्होंने अपना एक कंपोजिशन तैयार किया हुआ है कि उन्हें क्या प्ले करना है, और वही कंपोजिशन हमेशा बजेगा। ऐसा नहीं कि मनमाने ढंग से कुछ भी बजाओ। हमारे जो लाइट के संचालन वाले केजी कृष्ण गोपाल, ये जो लाइट चेंज होती है, कहाँ फोकस करना, कहाँ ज़्यादा करना, कहाँ कम करना, ये सारा प्रोग्राम कृष्ण गोपाल जी की अध्यक्षता में हुआ। और ये जो सारा साउंड का इफेक्ट आप देख सकते हैं, कितने माइक हैं, आप अंदाज लगाइए इस प्लेटफॉर्म पर कितने माइक इस वक्त। इस पर 13 माइक जो अलग अलग पोजीशंस में सामने रखे हैं, पीछे रखे हैं, ऊपर लटके हैं। मेरी जेब में भी है, उसे मैं स्विच ऑन करना भूल गया, लेकिन उन्होंने अच्छे से मैनेज किया, जो कि बिना उसके काम चल गया। तो मैं क्लब के बिहाफ पर कुछ कहने के लिए, मैं माइक की बात कर रहा था, मैं भूल गया अरविंद जी का नाम लेना। इस्कॉन में इस हॉल के मैनेजमेंट, जो एक्टिव मैनेजमेंट है, अरविंद जी के पास रहता है। साउंड वगैरह का उनको बहुत थोड़ा नॉलेज है, वो हमें एडवाइस करते हैं कि साउंड कैसे होनी चाहिए। अ बिग थैंक टू अरविंद जी। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्लब के प्रेसिडेंट सुरेश जी से कि वे क्लब के बिहाफ पर आप सबको अपनी मन की भावनाएं बताएं। Thank you, Lion Mahinda Arya. First of all, I would like to thank Lion Mahinda Arya, for developing the entire concept. And I think he has really taken a very good role in bringing this program to a grand success. I would also like to thank the entire team. The entire team, most of the team consists of the participants from the club itself, either the family members or the club members. We are really grateful to them, all of them. I would also like to take your time in briefing you about the service activities
of the Lions Club of Millennium. The Lions Club of Millennium was formed in the year 1999, and it has a membership strength of 139 members. You will be glad to know that this club got the best service club during the October Service Week this year with 132 trees. It had conducted service activities worth 98 lakhs and 50,000 rupees during this Lionistic year. The club has been conducting its regular permanent programs like the blood donation program. It has been able to collect 6,300 units out of the 54 blood donation camps that was conducted this year. It has been continuing with its dialysis program in the Venus Medical Center, the subsidized food program under the Anna Chhatra, Ganga Ma Anna Chhatra program, the subsidized accommodation being provided by the Gadge Maharaj Dharamsala. We were able to conduct 2 major camps, an eye camp for 600 people, providing specs to all of them, as well as a heart checkup program at Asian Heart Institute during the World Heart Day. Our club also distributed food grains and blankets to the needy people in our village that we have adopted in Khetripada, where 175 families and 1,200 people were benefited. Besides this, the club donated a fully AC, air-conditioned blood collection van to the Prabodhan, costing 38 lakhs rupees. Our heartfelt thanks goes to Lion Madhusudan Agrawal and the Ajanta Pharma Private Limited for their contribution towards this noble cause. Besides that, the club has been donating laptops to various municipal schools. Thanks are due to the Honorary Consul General of the Republic of Rwanda, Shri Prakash Jain. I would also like to brief you about a few forthcoming programs of our club. We intend to do a CPR program, the Artificial Heart Resuscitation program, along with the Asian Heart Institute on the 26th of February for 60 people, so that the people who suffer heart attacks can be benefited. Besides that, we shall also be conducting a quiz competition, undertaking a women's skill development program for women from various slums, so that those can provide them entrepreneurial skills. I would like to take this opportunity to thank all our members for their support, direct or indirect support towards the success of the program. Once again, the entire team for bringing this program to a grand success, and thank you all for your valuable presence. Thanks, sir. Our secretary, Shavanji, has informed me that he's got a gift for all the participants. So let us enjoy the appreciation. Please give a big round of applause for all the artists. Can we invite Lion Madhusudan Agrawal? Please come to the stage. You will all be happy to note that our Lion Madhusudan Agrawal has been appointed as the Consul General for the Republic of Uganda very recently. Can we all give them a big hand? And I would also like to recognize the contribution made by Lion Madhusudan Agrawal and the entire family towards the success of all our service activities of the club. And I would also like to acknowledge the contribution of Lion Anil Gupta and Lion Jay Kumar Gupta for their valuable contribution. They have been the largest contributors for all our service activities. Please give a applause.
Jay Kumar ji, please. किसी भी कलाकार के लिए या प्ले के लिए एक अच्छा ऑडियंस मिलना बहुत ज़रूरी होता है. वी आर वेरी हैप्पी. वी एंजॉयड द फुल हाउस ऑडियंस टुडे. इसका एक विशेष कारण है. क्लब के मेंबर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स और हमारे जितने कलाकार हैं इनके फ्रेंड्स, उसके अलावा एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ है आज भगिनी संस्कार परिषद. मधुसूदन जी ने ये इनिशिएटिव लिया कि भगिनी को हम बुलाएंगे साथ में. तो वैसे भी भगिनी हमारी भगिनी जैसी ही हैं, क्योंकि भगिनी संस्कार परिषद के आधे मेंबर करीब हमारे भी मेंबर हैं. तो आई एम थैंकफुल टू भगिनी संस्कार परिषद फॉर ज्वाइनिंग टुडेज प्रोग्राम. Okay, so we wanted to give you a very grand high tea prior to this, but that was not possible due to constraints of this institution. So it has been decided to have dinner with us. We all will have dinner at Govinda. Please join us. Request you all to join us for dinner at the Govinda restaurant. Please do join.